अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, इस देश के 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव चल रहा है, जिनमें 3 में आज मतदान हो चुका है। तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, असम और पश्चिम बंगाल। देश के इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बहुतों की बहुत कुछ स्टेक पर है। असम में आज मतदान हो गया है, रिकॉर्ड मतदान हुआ है 86% के आसपास। 80% के आसपास केरल में भी चुनाव वोट हुआ है और 86% का मतदान पुडुचेरी में हुआ है। कितने जागरूक मतदाता हैं इस क्षेत्र के, रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग करते हैं। उत्तर भारत के और ख़ासतौर पर हमारे प्रदेश के मतदाताओं को इन लोगों से सीख लेना चाहिए, जो नॉर्थ ईस्ट में हैं या फिर कोर साउथ में हैं। मतदान के प्रति और अपनी सरकार चुनने का इनका जो रुख है वो काबिल तारीफ है। आज चर्चा करेंगे कि इन 5 राज्यों में क्या होने जा रहा है, क्या सत्ता परिवर्तन है या फिर जो जमे हुए हैं उन्हें उखाड़ना बहुत मुश्किल है। आज चर्चा इसी विषय की करेंगे। बहनों भाइयों, इस देश में सबसे खूबसूरत राज्यों में चुनाव चल रहा है और उन चुनाव का थोड़ा हिंदी भाषी क्षेत्र में थोड़ा कम अहमियत मिल रही है, जबकि अहमियत इनकी राजनीतिक तौर पर बहुत ज़्यादा है। लेकिन इनकी चर्चा वैसे नहीं हो रही जैसे उत्तर भारत के राज्यों में जब चुनाव होता है। हम एक एक करके आज आपको 5 राज्यों की तस्वीर बताने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम डीप साउथ में तमिलनाडु की। 73 साल के एम.के. स्टालिन अपना दूसरा कार्यकाल के लिए जनता के बीच मुखातिब है और उनके सामने है अन्ना द्रमुक ईपीएस और राजनीतिक तौर पर सनसनी और सिनेमा के सुपरस्टार, तमिल सुपरस्टार विजय उनके सामने है। बहनों भाइयों, तमिलनाडु के इतिहास का सबसे शानदार चुनाव होने जा रहा है और यहां दोनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस खड़ी है डीएमके के साथ और अन्ना द्रमुक के साथ है मोदी जी और उनकी पार्टी बीजेपी। यहां ताकत में यही दोनों हैं, लेकिन विजय सबकी राह का रोड़ा बन गए और खास तौर पर 73 साल के एम.के. स्टालिन के। स्टालिन भले ही विरासत के जरिए राजनीति में आए हों, लेकिन जो द्रविड़ मॉडल उन्होंने लागू किया है पूरे तमिलनाडु के भीतर और डायरेक्ट बेनिफिशियरी स्कीम्स चलाई हैं, डीएमके की लोकप्रियता आसमान पे रही है। कैसा भी माहौल रहा हो, लेकिन डीएमके ने तमिलनाडु के भीतर अपनी ताकत दिखाई है। लेकिन अब उनकी राह में ये 2 बड़ी पार्टियां रोड़ा बनी हुई हैं। आसान नहीं है इस बार उनके लिए विधानसभा के चुनाव में दूसरे कार्यकाल तक पहुंचना। जनता जो भी चाहे पसंद करेगी, लेकिन माहौल पहले जैसा नहीं है। मुकाबला बड़ा कठिन है तमिलनाडु में। लेकिन तमिलनाडु में जो डीप वहां के रीजनल फीलिंग है, तमिल प्राइड है और उस प्राइड में जो ओबीसी और शेड्यूल्ड कास्ट का हिस्सा है, वो नो डाउट कि उसमें बहुत बड़ा वोट बेस, लाइन शेयर डीएमके और स्टालिन के पास है। नेतृत्व भी है उनके पास, विजन भी है और 5 साल का कार्यकाल भी। अब आइए केरल। 83 साल के पिनराई विजयन अपने तीसरे कार्यकाल के लिए जनता के बीच मुखातिब है और उनका मुकाबला है यूडीएफ वालों से, एलडीएफ वालों से। वहां भी दोनों राष्ट्रीय पार्टियां, बीजेपी और कांग्रेस, अलाइंड हैं एक दूसरे के साथ, मतलब अलग अलग अलायंस का हिस्सा हैं। बहनों भाइयों, वहां पर यूडीएफ और एलडीएफ का सीधा मुकाबला है और वामपंथ का अंतिम किले का नाम है केरलम। अगर वामपंथ की वहां से विदाई हुई तो दुनिया सिर्फ उनको इतिहास में दर्ज एक राजनीतिक दस्तावेज के तौर पर देखेगी, क्योंकि वामपंथ का आखिरी गढ़ बचा है केरल। अब देखना होगा कि आज जो मतदान संपन्न हुआ है, क्या कांग्रेस पार्टी वहां पर पिनराई विजयन को उलटने में कामयाब होती उनकी सत्ता को, और दिलचस्प होगा यह देखना कि बीजेपी वहां पर क्या परफॉर्मेंस करती है। हालांकि बीजेपी वहां पर सत्ता में आने या विकल्प बनने की स्थिति में नहीं है, लेकिन बीजेपी की उपस्थिति मजबूत है।
अब एक बहुत छोटा सा देश राज्य है पुडुचेरी, केंद्र शासित है लेकिन एक राज्य है, 30 विधानसभा सीटों का है और रंगास्वामी जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं उनकी लोकप्रियता गजब की है वहाँ पे। और वहाँ भी देखिए कि कांग्रेस और बीजेपी पीछे से अलाइंड है। बहनों भाइयों, जो रीजनल पार्टीज की ताकत है ना, इन दोनों को, जो दिल्ली के ताकतवर राष्ट्रीय दल है ना, इनको अपने अपने इलाकों में समेट के रखा हुआ है। ये होती है क्षेत्रीय छत्रपों की ताकत, कि भले ही आप राष्ट्रीय पार्टी हो लेकिन जब उनके राज्य में जाएंगे पीछे खड़े होना पड़ेगा। यही हाल पुडुचेरी में है। अब चलते हैं असम। असम में आज वोटिंग हो गई। अपने दम पर हेमंत विश्वा शर्मा का यह पहला चुनाव है। इसके पहले वहां पर बीजेपी ने अपनी ताकत के दम पर चुनाव हासिल किया था, जीत हासिल की थी। सर्वदानंद सोनोवाल के नेतृत्व में चुनाव हुआ था और उसके बाद हेमंत विश्व शर्मा मुख्यमंत्री बने। यह पहला मुकाबला है जहां उन्हें खुद मुख्यमंत्री के तौर पर अपने 5 साल के कार्यकाल का हिसाब देना है। और कांग्रेस वहां कोई छोटी पार्टी नहीं है, बेहद ताकतवर पार्टी थी। है एक समय उसके पास 78 विधानसभा सीटें थी 126 में से, 2016 की बात है। तो कांग्रेस पार्टी इस बार बहुत तगड़ा कैंपेन और एक कड़ी चुनौती असम में पेश कर रही है। मुकाबला बड़ा दिलचस्प है। हेमंत विश्व शर्मा की ताकत हिंदुत्व, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम, मैनेजमेंट, विकासकारी योजनाएं और रिकॉर्ड नौकरियां उन्होंने असम में लोगों को दी हैं। यह उनकी ताकत है। और कांग्रेस की ताकत है पारंपरिक वोट, असमिया कल्चर, मजदूर तबका, ओबीसी कम्युनिटी और गोगोई फैमिली की विरासत, गांधी परिवार का क्रेज और कांग्रेस का आधार। तो मुकाबला असम में बड़ा दिलचस्प है। और सबसे हाई वोल्टेज चुनाव हो रहा है पश्चिम बंगाल में। पूरा मीडिया पश्चिम बंगाल दिखा रहा है। बहनों भाइयों, पश्चिम बंगाल की लड़ाई ज़बरदस्त है। और एसआईआर के बाद की वहाँ की लड़ाई अपने आप में इतनी कठिन सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, ख़ासतौर पर टीएमसी और बीजेपी के लिए। एक समय कभी टीएमसी और कम्युनिस्ट पार्टी का मुकाबला हुआ करता था। लगातार से 3 बार से मुख्यमंत्री, एक भी दाग नहीं, आक्रामक, महिला, विकासोन्मुख योजनाएं और एक ताकतवर पॉलिटिकल पार्टी जो बीजेपी जैसी माइटी पॉलिटिकल पार्टी से सामने से लड़ने का हौसला रखती हैं, वो है ममता बनर्जी। उनकी पार्टी का मुकाबला है बीजेपी से, लेकिन दोनों के वोट शेयर में ज्यादा अंतर नहीं है। और अगर इस अंतर को एसआईआर ने पाट दिया तो पश्चिम बंगाल में खेला हो वो। लेकिन बहनों भाइयों, ममता बनर्जी को हराना आसान नहीं है। नामुमकिन शब्द तो मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन बेहद मुश्किल है उनको हराना। जनता पर उनकी पकड़, विकासकारी कार्यक्रम, सीधे जनता से संवाद, फाइटिंग स्किल और सबसे बड़ी बात है बांग्ला प्राइड। उन्होंने जो नारा दिया कि बंगाल पर जितना हमला होगा बंगाल जीत कर निकलेगा, उन्होंने बीजेपी को आउटसाइडर और खुद को बांग्ला प्राइड के तौर पर पेश किया है। दलित वोट, पिछड़ा वोट, भद्रलोक और मुसलमानों का उनको जबरदस्त समर्थन हासिल है। बीजेपी वहां हिंदुत्व की धार पर खड़ी है और मैनेजमेंट पर खड़ी हुई है। जो लोग ममता बनर्जी के राज से छुटकारा चाहते हैं वो कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ नहीं, वो शिवेंदु अधिकारी और बीजेपी की तरफ देख रहे हैं। वो एक विकल्प बनकर उभरे हैं। 10% वोट शेयर वाली पार्टी लास्ट असेंबली इलेक्शन में 38% वोट शेयर लेकर आई, 28% का जंप बीजेपी को मिला। तो कोई बात तो होगी कि बीजेपी बंगाल में बढ़ रही है। तो इनमें सिर्फ एक नेता है जो विरासत से आए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी योग्यता को साबित किया, स्टालिन। बाकी ये 3 जो आप चित्र मेरे पीछे देख रहे हैं, ये अपनी राजनीति, अपने कार्यक्रम, विकासोन्मुख योजनाएं, अपनी फाइटिंग स्किल, जनता के लिए लड़ने और विकास के नाम पर राजनीति में आए। कोई 3 बार, कोई 4थी बार के कार्यकाल के लिए जनता के बीच में है। बहनों भाइयों, इसलिए ये चुनाव बेहद दिलचस्प है। तो सिर्फ उत्तर भारत के ही चुनावों पर नजर मत रखिए, देश के इन 5 राज्यों के चुनाव में आपका स्वागत। कुछ बयान सुने आप। निर्मम सरकार की विदाई
बंगाल की युवा शक्ति तय कर रही है। यहां के नौजवानों को जितनी लाठियां पड़ी, जितने आंसू बहाने पड़े हैं, 23 अप्रैल को और 29 अप्रैल को इसका जवाब मिलेगा। ममता का क्षमता 2026 में बंगाल आपको दिखाएगा। और ये नाम याद रखिएगा, ममता बनर्जी बंगाल की नारी, हवाई चप्पल सफेद साड़ी, एक नाड़ी 100 पे भारी। खेला होगा, दिल्ली का लड्डू खाया है, अब बंगाल का रसगुल्ला और राजभोग खिला के आपको अब की बार यमुना पार भेजेंगे। जो चीफ मिनिस्टर हैं आपके, सिंडिकेट के साथ मिलकर असम को चलाते हैं और देश का सबसे भ्रष्ट ये चीफ मिनिस्टर है। जैसे ही हमारी यहां पे सरकार आएगी ना, हेमंत शर्मा के खिलाफ कार्रवाई होगी, इसके मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा, हाथ जोड़ के सामने आ जाएगा। ये विधायक जितने से भी सरकार तो नहीं बनेगा, वो राहुल गांधी का आमने सामने रहेगा, लेकिन वो चुनाव जीतने का कोई संभावना नहीं है। आपका स्कोर कितना होगा? 90 से 100। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। संजय चौधरी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं और इस देश के बहुत ही जाने माने पत्रकार पीयूष पंत जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ओम प्रकाश अस्क जी हमारे साथ कोलकाता से जुड़े हुए हैं और बहुत ही दिग्गज जाने माने पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे और वीरेंद्र जी हमारे स्टेट हेड, आप सभी का नेशनल हेड, आप सभी का स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम में। तो भाई संजय चौधरी जी, आपकी इज्जत तो ज्यादा